लो भाई, एक और बड़ी खुशखबरी, बड़ी जानकारी। हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की 10 नई घोषणा। आज 22 अगस्त सुबह बीपीएल बिना बीपीएल सभी परिवारों की कती मौज कर दी, और साथ ही जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको भी मिल गया है बड़ा फायदा। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर सारे प्रदेशवासियों को क्या दी है बड़ी सौगात, बड़ा धमाका, जो कि इस प्रकार से है। सभी युवा उद्यमियों का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आज आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। और यश जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि हमारे यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं, युवा उद्यमी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पास एक विचार को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उनसे आपके माध्यम से उनकी भावनाएं भी और आप लोगों से ये वार्ता करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवा साथियों का, युवा उद्यमियों का मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। थैंक यू सर। जो सवाल मैं आज आपसे पूछने वाला हूं, ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के युवाओं के हैं। और हमने जब ये क्वेश्चन हमने बेसिकली पब्लिक से जब इकट्ठे करे तो हमारे पास तरह तरीके के सवाल आए। आई थिंक वो अगर मैं सारे आपसे पूछने बैठूं तो मुझे आपको बहुत समय चाहिए होगा, तो हमने उसमें से कुछ आइडेंटिफाई करे हैं। तो सर, राजनीति के बारे में इस कमरे में जितने भी नौजवान बैठे हैं उन्हें ये लगता है कि या तो यहाँ पर या राजनीति में घुसने के लिए या तो पैसा बहुत चाहिए या फिर कोई ऊपर का सपोर्ट बहुत चाहिए। बट आपके पिताजी फौज से आए, खेती करते थे, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सफर, एक मुख्यमंत्री तक का सफर कैसे हुआ? थैंक यू यश जी, आपने जो क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल हमारे हर युवा के एक जिज्ञासा का ये प्रश्न है जो आपने पूछा है। हम देखते हैं कि आज की चकाचौंध के अंदर बड़े बड़े एक दौर था, उस दौर के अंदर पैसे वाला व्यक्ति ही ये सोचते थे कि वो आगे बढ़ेगा या वो राजनीति में आएगा या विरासत से आएगा। विरासत मीन कहीं ना कहीं उसके पूर्वज वो कहीं राजनीति में रहे हैं, राजनीति के उस शिखर पर रहे हैं, और वो फिर नीचे सर्कुलेशन उसका होगा कि नीचे आएगी वो। ऐसा विचार हमारे यूथ के मन में, हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न रहता है। परंतु यश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक साधारण परिवार से, आपने जैसा कहा है कि आप ये जानकारी लेकर के आए हैं, पिताजी आर्मी में थे, उनके साथ भी मुझे अलग अलग, क्योंकि आर्मी में फैमिली के साथ रहने का अवसर अलग अलग स्थानों पर मिला भी है। और उसके बाद जब मैं राजनीति के अंदर, पार्टी के अपने कार्यालय के अंदर एंटर किया संगठन के माध्यम से, तो वहां पर मैं काम करता रहा और कभी मन में कोई इस प्रकार की इच्छा या अपेक्षा भी नहीं थी। मेरा मन ये था कि काम करना चाहिए और काम करते रहिए। जब व्यक्ति कोई धैर्य से काम करता रहता है तो आगे बढ़ता है। इसके अंदर हमें बिल्कुल संतुलन की भी जरूरत है और धैर्य की बड़ी जरूरत है। संतुलन भी हमें बना करके रखना चाहिए और धैर्य भी रखना चाहिए। हम धैर्य रखेंगे, कई बार होता है व्यक्ति जब सीढ़ी चढ़ता है, कोई दिक्कत आ जाती है सामने, और सीढ़ी चढ़ता है तो वो नहीं चढ़ पाता, गिर जाता है, फिर दोबारा प्रयास करता है। मेरा जीवन भी यश जी इसी प्रकार का रहा है।
मेरे पास कोई लिफ्ट नहीं थी कि मैं नीचे से बैठा और ऊपर चला गया। मेरे पास सीढ़ी थी, मैं उस सीढ़ी से चढ़ा हूं। आप ये देखिए, उस सीढ़ी से मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा हूं। मैं जब कंप्यूटर उस टाइम आया था, मुझे बराबर ध्यान में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे संगठन मंत्री थे, हरियाणा वो देखते थे, क्योंकि सबसे पहले वो कंप्यूटर लेकर के हमारा ऑफिस में पंचकुला भेजा था उन्होंने। पहली बार मैंने उसको ऑपरेट किया, कई प्रकार की बातें भी थी, परंतु व्यक्ति का जीवन सीखने का होना चाहिए। हमने हर समय के ऊपर उसको बहुत डीपली जा करके उसको देखा है। मैं यश जी आपको बताऊं, एक समय ऐसा आ गया था कि मैं स्क्रीन के ऊपर भी नहीं देखता था। मेरी उंगली को याद था भी मैंने क्या, दिमाग के अंदर अगर कोई विषय आ रहा है तो उंगली उसको ऑपरेट कर रही है, और स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं थी कि क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा। जो दिमाग के अंदर बात आ रही है तो स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। इतनी प्रैक्टिस और इतना डीपली उसके अंदर जाकर के लगातार मैंने कहा है कि व्यक्ति सीखने का, नई चीज आती है, नई चीज को हमने अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। और जब हम नई चीज के साथ जुड़ेंगे, उसको सीखेंगे, तो हमारे जीवन को तो सरल करेगी, परंतु समाज को, आम जन को भी राहत देने का काम उसके माध्यम से होगा। आज आप देख भी रहे हैं कि एआई का जमाना है और एडवांस हो गया। कहां कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बाद आज एआई आ गया, और एआई आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसको। आप अगर ये कहें कि मेरे सामने ये विषय पूरा डिटेल के अंदर आप लेकर के आइए, वो लेकर के आ जाएगा, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। आज कितना एडवांस हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इसका लाभ हमें तो मिलता है, परंतु आम जन को, लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। और मैंने कहा है कि हमारी कोई पारिवारिक ये परिस्थिति नहीं थी। हमारे यूथ के मन में ये जरूर जिज्ञासा रहती है कि पैसा होगा, राजनीतिक बैकग्राउंड होगी, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, यूथ आगे बढ़ सकता है। और ये था भी, अगर एक दौर था, मैंने दौर की बात कही है बीच में, उस दौर में था भी, यूथ को इसीलिए उपयोग किया जाता था कि भाई आज रैली है, रैली में भर के ले जाओ, नारे मरवाने हैं, नारों के लिए उपयोग करते थे, पोस्टर लगवाने हैं, पोस्टर के लिए उपयोग करते थे, यूथ का उपयोग करते थे। परंतु अगर वो इच्छा उसकी जाग जाए कि मैंने आगे बढ़ना है, तो उसकी इच्छा को मार नहीं दिया जाता था, कुचल भी दिया जाता था कि वो आगे ना बढ़े। इस प्रकार का एक सिस्टम, एक दौर था। परंतु एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैंने राजनीति में शुरू किया। कार्यालय में था, कार्यालय के बाद फिर अलग अलग स्थानों पे भी काम करने का मुझे अवसर मिला। अलग स्थानों के बाद फिर मुझे क्षेत्र में भी काम करने का अवसर मिला। और मैं बताना चाहता हूं, जब मैं पहली बार क्षेत्र में गया तो मेरे को ये कहा गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ना, आपने चुनाव लड़वाना है। मैंने कहा ठीक है जी। ये मैं बात कर रहा हूं धैर्य की, कि व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। मेरे को जब ये कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना नहीं है, आपने चुनाव लड़वाना है, आप उसके अंदर, मैं अगर आपको, सारा हमारा युवा बैठा है, मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा कि मैंने पार्टी को कहा ठीक है जी, मैं चुनाव लड़वाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। जो व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया वो तो रात को 11 बजे घर चला जाता था, सो जाता था।
परंतु मैं रात के 2 बजे तक गांव गांव घूमता रहता था। 2 बजे तक मैं घर पे नहीं जाता था, मैं घूमता रहता था। पार्टी के लिए बात करनी, किसी को मिलना, किसी से जोड़ना, ये लगातार मैं नीतियों के बारे में बताना, मैं लगातार काम करता रहता था। और जब फिर 2009 के अंदर विषय आया, 9 के अंदर मेरे को कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना है, मैंने कहा ठीक है जी चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने तैयारी कर ली अपनी। मेरे पास पैसा भी नहीं था। पैसा जो आप कह रहे हैं कि मैंने जो बात कही है कि पैसे वाला ही चुनाव लड़ सकता है, मुझे खुशी है कि समाज ने ही मुझे चुनाव लड़वाया। मेरे पास 1 पैसा भी नहीं था। लोगों ने पैसा दे करके अपने आप ही, जहां भी कोई खर्चा था उन्होंने अपने आप किया। परंतु जब मैंने पहला चुनाव लड़ा, मैं आपको बताना इस प्रकार की परिस्थिति थी। मैं लोगों के बीच में जाता, जब मैं जाता था तो इकट्ठे हो जाते थे गांव के लोग, पता लगता था कि वो आ रहा है। जब मैं जाता था बात रखता था तो मेरी बात को सुनते भी थे ध्यानपूर्वक, और सुन करके एक बात बोलते थे। कहा भाई छोरा तो ठीक है, कहा पार्टी का हिसाब किताब नहीं है, ये बात मेरे को बोलते थे। मैं उनको बोलता था, मैं कहा जी अगर आप मेरे साथ लग गए, बाद में बातचीत करते थे बैठ करके, उनके बीच में बैठ जाता था मैं खाट के ऊपर ही। तो मैं उनको बोलता था कि अगर आप मेरे साथ लगेंगे तो हिसाब किताब बन जाएगा। और 2014 के अंदर फिर मैं दोबारा जब चुनाव लड़ा, बहुत बड़े मार्जिन से मैं चुनाव जीता, तो वही लोग सारे मेरे साथ लगे और हिसाब किताब बना दिया। ऐसा हिसाब किताब बना कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत कहां पहुंचा है। कल्पना कीजिए 2014 से पहले की भारत के ऊपर आप नजर उठा करके देखिए, किन चीजों का अभाव था। ये कोई मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूं जी, हमारा यूथ बैठा है, ये बिल्कुल विचारणीय विषय है, चर्चा का विषय भी है। 2014 से पहले हमें अवश्य देखना चाहिए। 2014 आज 2026, एक जनरेशन बदलती है जी, पूरी जनरेशन बदलती है। जब 2014 था, आज 2026, हमारा यूथ उस टाइम मेरे ख्याल से होगा 8 साल का होगा, 10 साल का होगा। 8-10 साल के बच्चे को शायद वो स्थिति नहीं मालूम होगी, परंतु जब वो 18 से अब होता है, वोट देने का अधिकार आ जाता है, तब उसको पता लगता है कि स्थितियां क्या हैं। 12 सालों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है। ये बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा है। मैंने वो पुराना दौर भी देखा है, मोदी जी का दौर भी मैं देख रहा हूं। एकदम जमीन आसमान का अंतर है, और इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि चर्चा इसलिए नहीं, हमें अधिकार है, हमारा यूथ है, आने वाला भारत है, मेरा युवा, ये मजबूत भारत है, और आपके ही नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। और मैं ये चाहूंगा कि हमें पिछला बैकग्राउंड जरूर देखनी चाहिए। वो भी दौर था, अभी 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास के साथ हम सब ने कार्यक्रम किया, याद किया उन क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। हमने उनको याद किया। परंतु ठीक 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को क्या लोगों के साथ हुआ, उसको भी याद करना चाहिए, उसको भी नहीं भूलना चाहिए कि वो क्या कारण बने, किस कारण से एक हंसता खेलता परिवार अपने बच्चों के साथ रह रहा, अपने बगीचे में रह रहा, अपनी जमीन के ऊपर रह रहा, अपने घर के ऊपर रह रहा है, 1 घंटे के अंदर उसको ये बोल दिया जाता है कि आप छोड़ करके चले जाइए। क्या बीती होगी उसके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी, क्या स्थिति हुई है। स्थिति ये हुई है, मां से बच्चा बिछुड़ गया, नहीं मिल पाया, बच्चे को मां नहीं मिली,
मां कहीं और चली गई, पता नहीं लगा उस इतना वो इस प्रकार का दृश्य था। हमें बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। यस जी, आपने अच्छा कहा है कि मैं यही बात कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है। व्यक्ति की विल पावर, व्यक्ति का इच्छा शक्ति और व्यक्ति का विजन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ना, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। उनसे हमें इस बात की सीख मिलती है। और हम अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, मैं ये मानता हूं जी, यस जी, आपने भी कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आपकी आयु में अभी मंच से बता रहे थे 26 साल, और आपका एक विजन था। उस विजन को आपने कितना आगे बढ़ाया है इस छोटी सी उम्र के अंदर। आपके पास विजन था, आपके पास वो नीति थी, आपके पास वो सोच थी, और उस सोच को आपने आगे बढ़ाया। मैं आपको बधाई देता हूं। ये अगर कोई भी युवा लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, मैं नहीं मानता जी वो अपने लक्ष्य पे ना पहुंचे। वो पहुंच जाएगा। उसका विजन है उसके सामने, उसको और इधर उधर दिखाई नहीं देता। अगर इधर उधर देख लिया तो अपने रास्ते से ओझल हो जाएगा, वो रास्ते पे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कहीं भी इधर उधर देखा, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं आज यही कहना चाहूंगा युवा साथियों को कि पैसा मायने नहीं रखता साहब, आपकी मेहनत मायने रखती है, आपका विजन मायने रखता है। आप जब पसीना बहाते हैं तो आज अगर देख रहे हैं दुनिया किस गति से बदल रही है, ये किसी का विजन है जी। किसी व्यक्ति ने एक बीज रोपा है, उस बीज अंकुरित हुआ है, अंकुरित होकर के वो वट का वृक्ष बना है। ये हम सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, जहाज ऊपर उड़ रहा है, कल्पना है ना किसी व्यक्ति की। बिल्कुल बिल्कुल सर। किसी की सोच है ना जी। उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा लक्ष्य है जी। और हमने उसको स्ट्रेस करके उस लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, देखिए कि पैसा कोई मायने नहीं है। हमारे पास वो ज्ञान, वो इच्छा शक्ति जी। और हमारे पास वो उस प्रकार का टारगेट होना चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सके। मेहनत करेंगे तो ये कहा भी है, गीता के अंदर कहा है, ये तो पवित्र भूमि है गीता की जी। कर्मण्ये व्याकृस्तु मा फलेषु कदाचन। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसी भूमि के ऊपर कहा है और पूरे मानवता को एक संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया, इसी भूमि से दिया है जी। कि अपना पराया नहीं है, आप काम करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ेंगे। ये आज आप देख रहे हैं, जिसके पास बैकग्राउंड भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, और कोई राजनीतिक परिवार में व्यक्ति भी नहीं था जिसका मैंने सारा ले लिया हो जी। परंतु एक एक सीढ़ी आगे बढ़ा हूं। बिल्कुल, आई थिंक बहुत बड़ी बात। आई थिंक कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑनरेबल सीएम। सर, एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके आंसर में ये भी दिखी कि हमारे इस रूम में बहुत सारे एआई के एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ये सुनने में कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री खुद भी कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर अस सर। सर, मैं एक आपसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं। आज हम सब लोग फाउंडर्स हैं, और जब हम व्यापार करते हैं और छोटी उम्र में करते हैं, धैर्य से करते हैं, मेहनत से, बिना पैसे के, तो रोज के रोज फेलियर्स मिलते हैं सर। हर दिन हारते हैं, और कभी कभी दिन वो हार को संभालना, उसको समेटना बहुत मुश्किल होता है। सर, 2009 में नारायणगढ़ में आपने चुनाव लड़ा और आप वो चुनाव हारे।
तो सर मैं चुनाव के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, बट मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो उसके अगली वाली जो रात होती है वो कैसी होती है? आपने किसी को फोन करा, कैसा फील हुआ? यस जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने 2009 का जिक्र किया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसके ऊपर चर्चा की है कि मेरे को कहा गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ना, आपने लड़वाना है। व्यक्ति धैर्य रखता है, ठीक है जी, चुनाव लड़वाएंगे, लड़ेंगे नहीं। और फिर कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना है, ये कहा गया भी आपने चुनाव लड़ना है, कहा गया मगर चुनाव लड़ेंगे जी। और जब मैं लोगों के पास मैंने कहा है, मैंने ये भी कहा भी जिसको हमने चुनाव लड़वाया था कि वो घर पे चला जाता था, मैं 2 बजे तक लगातार घूमता रहता था। क्योंकि जो राजनीति में कुछ साथी भी खड़े हो जाते हैं, खड़े करने पड़ते हैं साथी। हमें अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास होना चाहिए जी। अभी मैंने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने इस बात का जिक्र किया है। मैं काम कर रहा था जिस दिन 2009 का चुनाव हम हारे, मैं उससे 2 गुणी गति से अगले चुनाव के लिए उसी दिन खड़ा हो गया था। मैं 2 गुना गति से। मेरे मन में यह नहीं था कि हम चुनाव हारे हैं। हमारा लक्ष्य, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य के लिए हम फिर दोबारा खड़े हो गए। आज मुझे खुशी है यस जी, आपको बताते हुए, हमारा यूथ बैठा है। 2014 से पहले अगर गूगल के ऊपर आप ये शब्द लिखते थे कि भ्रष्टाचार में कौन सा देश नंबर 1 के ऊपर है, लिखा है किसी ने? देखा, लिखा, कभी लिखा है क्या गूगल के ऊपर? 2014 से पहले की बात कर रहा हूं जी मैं। अगर गूगल के ऊपर यह शब्द लिख दिया तो क्या आता था? और आज 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, आज दुनिया का हर देश, अगर हमारा भारत का कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको सम्मान के रूप में देखते हैं। ये स्थिति पैदा हुई है। आज देश बदला है जी, दुनिया बदली है, दुनिया का विजन बदला है जी भारत के प्रति, उसका देखने का नजरिया बदल गया। और यही वो कारण था कि जब 2004-9 का चुनाव हम हारे, 2 गुना गति से हम अगले चुनाव के लिए लग गए। ये वही कारण था। आज वो सपना हम मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का साकार होता हुआ देख रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए पद अहमियत नहीं है, मेरे लिए अहमियत भारत है, ये देश है। मेरे लिए अहमियत ये देश है, मेरे लिए पद अहमियत नहीं है। मैंने आपको कहा है यश जी कि मेरे को कहा गया कि आपने चुनाव लड़वाना है, लड़ना नहीं। तो मेरे सामने पद नहीं था, ठीक है जी, चुनाव लड़वाएंगे। मेरे को कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना है, मेरे सामने फिर भी वही विजन था, ठीक है जी, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़े और चुनाव लड़े तो विधायक बना। विधायक बना तो आपके सामने लगातार 2014 के बाद मेंबर पार्लियामेंट भी रहा हूं, विधायक भी, तीसरी बार विधायक का चुनाव लड़ा हूं। परंतु लोगों ने बढ़ करके वोट दिया है, कम वोट नहीं दिया लोगों ने। मैं तो लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, उनका आशीर्वाद मिलता है मुझे, पब्लिक का आशीर्वाद मिलता है। सर मेरा एक सवाल आपसे बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने बताया, ऑफ कोर्स आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जनता आपसे बहुत प्यार करती है, बट एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आपको कई फैसले ऐसे भी लेने पड़ते होंगे जिससे आपको पता है कि लोग नाराज होने वाले हैं, बट
शायद आप वो फैसले लेते भी हैं, तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं सर? यस जी, बहुत बार ऐसा होता है सिस्टम के अंदर, अगर हमने सुधार करना है, कई बार हम सोचते हैं पब्लिक उसके साथ जुड़ जाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु एक दो उदाहरण बताऊंगा मैं। हरियाणा के अंदर हमारे बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते हैं। बुजुर्ग, उसके खाते में पैसा जाता था, फिर वो नहीं, पहले तो उसके हाथ में पकड़ाते थे, मिलता था, पूरा नहीं मिलता था, 3 महीने बाद मिलता था, 4 महीने बाद मिलता था, परंतु उसके वहां कोई ना कोई जाता था, वो पकड़ाता था। उसके अंदर सुधार किया कि उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, परंतु लोग उससे जुड़े हुए थे। उनको पता था कि मेरे पास आता है, घर पे आता है, और आकर के गांव में कहीं बैठता है तो मेरे को आके पकड़ा जाता है। उसमें गड़बड़ें थी, कई बहुत सारी गड़बड़ें थी। हमने उसको चेक किया तो मैं आपको बताऊं, एक डिस्ट्रिक्ट का हमने चेक किया, लगभग मेरे ख्याल से 2 करोड़, पता नहीं 4 करोड़ रुपए का उसमें गड़बड़ झाला था। चेक किया जब उसको, 2014 के बाद की बात है ये, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, खबर भी छपी वो भी इतने का गड़बड़ हो रहा है। हमने निर्णय किया कि इसके अंदर सुधार किया जाए, भी इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, उनका बैंक में खाता खोला जाए, बैंक में डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जाए, उनको दिक्कत ना आए, वो एटीएम से निकलवाए, बैंक से जाके निकलवाए, वो अपने आप निकलवा ले, कोई दिक्कत नहीं। हमने उसका सुधार किया जी। बैंकों में बुजुर्गों का खाता खोला, और खाता खोला तो उस वक्त बुजुर्गों ने भी उसके अंदर, देखिए विपक्ष का तो काम है जी विरोध करना, कोई भी अच्छा काम करे तो करे, परंतु बुजुर्गों को भी लगा कि मुझे तो बैंक जाना पड़ेगा, बैंक मेरे गांव में नहीं है, मैं कहां जाऊंगा। तो इस प्रकार के हमने कई कोऑपरेटिव बैंक और अन्य बैंक सबसे बातचीत करके हर गांव को लगभग बैंक से हमने अटैच कर दिया और उनके खाते खोल दिए। उस वक्त बुजुर्गों को भी ये लगा कि हमें ये परेशानी में डाल रहे हैं, परंतु हमें ये मालूम था कि ये फैसला ठीक है, ये इनके हित का है। उसके ऊपर स्टैंड ले लिया हमने, उनकी सुनी भी, उन्होंने हमें कहा भी नहीं ये वही सिस्टम ठीक है, परंतु हम उसके ऊपर अड़े रहे और उसका परिणाम ये निकला। आज एक भी बुजुर्ग हरियाणा के अंदर ये नहीं बोलता हर 10 तारीख को उसके खाते में पैसे चले जाते हैं। एक बड़ा सुधार उसके अंदर किया है, और उस सुधार का आज हमारा जो बुजुर्ग है वो भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर अगर कोई फैसला लेते हैं, मुझे मालूम है कि फैसला सही है, परंतु उसकी चुनौतियां तो खड़ी होती हैं सामने। उन चुनौतियों को भी हम देखते हैं, ध्यान में रखते हैं। कई बार, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, कई बार होता है कि फैसला कर देते हैं, जनता एक्सेप्ट नहीं करती जी, उसके ऊपर भी विचार करते हैं। अमेजिंग, आई थिंक उस पर भी विचार होता है। बहुत खूब, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली हमने यहाँ पर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, तो आज सुबह हमने यहाँ पर एक QR कोड लगाया था रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, और हमने स्टूडेंट्स को एनकरेज करा कि वो सवाल खुद अपने आप पूछें माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो आई थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं, हमारी लिस्ट में जो पहला नाम सवाल पर मैं देख पा रहा हूँ, चिराग यादव, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से। तो चिराग, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी चिराग जी, चल गया। हेलो मुख्यमंत्री जी, राम राम। राम राम जी। मैं चिराग यादव, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का एलुमनाई हूँ। जी मेरे स्टार्टअप का नाम कंसाइंटो है। कंसाइंटो में हम वर्क प्लेस में साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कर्मचारियों की गुणवत्ता और काम करने की काबिलियत पे बढ़ावा। हाँ, तो मेरा आप जी से सवाल ये है जी कि जब हम आपको देखते हैं कि आप कभी इधर जाओ हो, कभी मीटिंग में घूमो हो, कभी कार्यक्रम अटेंड करो हो, इतनी मीटिंग अटेंड करो, आप अपना टाइम क्यों कर मैनेज कर पाओ जी? और मेरा छोटा सा सवाल आप जी से ये भी है कि कल रात आप कितने घंटे सोए थे जी? धन्यवाद सर। रात हमारे अधिकारी बैठे होंगे, और उसके बाद भी
एक बैठक थी रात को, मेरे ख्याल से वो बैठक खत्म हुई 1 बजे के करीब। तो मैंने कहा, मैं कहा जी मैंने यूथ में जाना है सवेरे, 11 बजे शुरू हुई थी बैठक, को 1 बजे खत्म हुई। मैं कहा जी कभी मेरे को नींद लग जाना सवेरे, मैं कहा 9 बजे मेरा ये कार्यक्रम है ग्रीवेंस का। मेरा आपने जो बात कही है स्टार्टअप्स की, मैं आपको सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि आपने अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया है, इसके लिए बधाई है। सबसे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है समय की मैनेजमेंट। अगर समय की मैनेजमेंट आपकी सही है तो आपका सब कुछ सही है। आपने क्या सोचा है दिन भर के लिए क्या करना है और उसको टाइमली करना है। कई बार व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई बात नहीं भाई घंटे बाद करेंगे, वो घंटे बाद वाला जो आपका काम है ना वो छूट गया, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय के चक्कर की सुई तो घूम रही है जी। जो समय आपका निकल गया वो निकल गया, वो दोबारा नहीं आएगा, वो आपके हाथ से छूट रहा है जी। आप उस समय का सदुपयोग कितनी जल्दी कितनी गति से कर सकते हैं वो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है जी। और हमें उसको समयबद्ध काम को करना चाहिए, उसी में ही आपकी सफलता है, आप आगे बढ़ते हैं। कई बार ये कहते हैं ना भी हार गया, हारने से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है जी, जीत के बाद प्रेरणा नहीं मिलती, जीत के बाद तो वो उत्साहित हो जाता है। आप शायद अगर कहीं भी स्टार्टअप आपने खड़ा किया है, स्टार्टअप के बाद यूनिकॉर्न में तब्दील करेंगे, आपकी पूरी की पूरी एक विजन एक योजना बनी हुई है, यूनिकॉर्न में आपने तब्दील कर दिया, आपने सोच लिया कि मैं तो बड़ा काम खड़ा कर दिया और कहीं उसमें ढिलाई आ गई तो आप पीछे चले जाएंगे साहब। हमने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये जीवन है व्यक्ति का, ये सीखने की निरंतर प्रक्रिया है, कोई पूर्ण नहीं है जी, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति सीखने के लिए ही है, नई चीज आ रही है जी, हर व्यक्ति सीखता है, हर समय सीखता है। अगर हमने अपने सीखने की प्रक्रिया को छोड़ दिया तो साहब हम फिर पीछे चले जाएंगे। नई नई टेक्नोलॉजी वो भी तो कहीं से आ रही है ना जी, नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है तो उसको कोई तो पैदा कर रहा है, वो माइंड है ना जी, कोई ना कोई सोच रहा है, सोच करके खड़ा कर रहा है। और हमें नए की तरफ बढ़ना चाहिए, नया सोचना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने ये अच्छा कर दिया और अच्छा करिए। आप जितना बेटर करेंगे, जितना अच्छा आप करेंगे, आपकी उसी में सफलता है जी। और आपने समय की आप मैनेजमेंट ठीक रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरे पास तो रात को 2 बजे भी कोई आ जा तो 2 बजे भी उठकर मैंने खड़ा होना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। मेरे पास तो कोई आ जाएगा तो मैं सुनूंगा उसकी बात को। और ये विषय भी है, मैंने जब ये मंच के ऊपर बोला, पिछले दिनों रात के मेरे ख्याल 12:30-1 बज रहा था, कुछ 4-5 युवा आए मेरे पास निवास पे जब आए तो मेरे को कहा कि कुछ लड़के आए हैं। मैं कहा मैं मिल लेता हूं। मैं मिलने चला गया, मिलने गया तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा बताओ जी क्या बात है। मेरे को कहने लगे, कहा जी बात तो कुछ नहीं है, हम तो देखने आए थे भी 12 बजे कह रहे थे, भी 12 बजे भी मुख्यमंत्री मिल रहे, कहा भी आप मिल रहे या नहीं मिल रहे। मैंने कहा, मैं कहा मैं तो मिल रहा, आपके सामने खड़े आना। कहा हाँ जी खड़े आ। फिर धन्यवाद सर, थैंक यू सर। एक्चुअली अभी हम और प्रश्नों पर आएंगे। एक मेरा आपसे सवाल है, आपने एक बहुत अच्छी बात करी सीख की, और आपने एक्चुअली में 1996 के बारे में बात करी, 2014 के बारे में बात करी, 9 के बारे में, और अभी की भी हम बात कर रहे हैं।
सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आज की आपको ऐसा क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है उसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं था, और आज आपके पास ऐसा क्या था उस समय में जो इस जनरेशन ने खो दिया है? यस जी, ये बड़ा जो सवाल आपने पूछा है ये आपने बहुत एक हार्ट को टच करने वाला क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास क्या था, इनके पास क्या नहीं है। यस जी, मेरे पास जब हम पढ़ते भी थे या काम करते थे, हमारे पास अभाव था, कई चीजों का अभाव था, और हमारे आज के यूथ के पास वो अभाव नहीं है। हमारे पास तब इंटरनेट भी नहीं था, परंतु आज आपके स्क्रीन के ऊपर हर चीज है, दुनिया से जुड़े हुए हैं आप। आपको दुनिया की हर मिनट में जानकारी है। आज सुविधाएं बहुत ज्यादा खड़ी हुई हैं, हमें उनको मैनेज करना है जी। एक बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलेंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे जी। इन 12 सालों में तो इतना सिस्टम खड़ा किया है कि हमारा जो यूथ था, एक समय ये था, वो भारत के ऊपर ये कहते थे कि बोझ बन रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, गति से बढ़ रही थी। परंतु हम देखते हैं कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सिस्टम नहीं खड़ा हो रहा था। इन 12 वर्षों के अंदर अगर मैं हरियाणा की ही बात करूं, हरियाणा के अंदर हमारा गुरुग्राम किस लेवल पर खड़ा हुआ है, फरीदाबाद किस लेवल पर खड़ा हुआ है, हमारा जो मेवात का एरिया है, इंडस्ट्रियल जो बावल का क्षेत्र रेवाड़ी है, आप हिसार के अंदर देखेंगे। अभी मैंने बजट के अंदर ये बात कही थी कि हम 10 IMT और खड़े करांगे। सोनीपत को देखिए आप, सोनीपत के अंदर IMT खड़ा हो रहा है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री वहां पे आई कि जिसके अंदर लगभग उसके साथ अगर छोटी इंडस्ट्री भी आएगी तो पूरा का पूरे क्षेत्र के अंदर वहां जगह नहीं रहेगी। हमने 10 IMT की घोषणा की थी। 10 IMT में से 2 की लैंड के ऊपर काम चल रहा है और 10 में से 6 के ऊपर गति से काम चल रहा है। और आने वाले समय के अंदर हमें आज ऐसा लग रहा है, एक समय युवा भारत के ऊपर वजन दिखता था और आज उसको युवा वजन नहीं, आज उसको प्रगति में दिखाई देता है। युवा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि उसके पास ऑप्शन है, उसके पास काम करने के लिए सिस्टम है। अगर जब सिस्टम हमारे पास होगा और ये खड़ा होगा तो हमारे पास यूथ ये वजन नहीं है, ये हमारी प्रगति का आधार है, हमारी विकास का आधार है, हमारी विकास की गति को बढ़ाने का ये आधार है। हम उस तरफ सोच रहे हैं यूथ को। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। मैं आपके सामने अब एक केस स्टडी रखना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक युवा है, रोहतक से है, और वो अपने परिवार को ये कहते हैं कि भाई मेरे को सरकारी नौकरी के पेपर नहीं देने, मुझे तो अपना कुछ स्टार्टअप बनाना है, लेकिन माता पिता मान नहीं रहे। तो आप किसकी तरफ हैं? देखिए, मैं तो हूं यूथ के साथ यूथ के साथ इसलिए हूं मैं बताना चाहता हूं। मैं चाहता था बेटे को, मखा तू मेडिकल लाइन में जा, तो बेटा मेरे को कहने लगा, कहा पापा, कहा मैं मेडिकल लाइन में तो नहीं चलता। मैं क्या करागा बता? कहा मैं तो एडवोकेट बनना। मैंने उल्ट का बोल लिया नहीं उसको
तुमने जो करना वो कर। मैंने नहीं उसको कहा। आज वो लॉ ही कर रहा, जो उसने सोचा है उसने वही कर रहा है। बिटिया ने जो सोचा है बिटिया वो कर रही है। बिटिया ने भी जो कहा था कि मैं ये करूंगी वो भी उसी लाइन पे है, और बेटे ने जो कहा था वो भी उसी लाइन पे है। देखिए, मैं यश जी आपके माध्यम से सभी बच्चों के माँ बाप को ये कहना चाहूंगा, हम बड़ी गति से फास्ट ग्रोइंग है, आगे गति से बढ़ रहे हैं। आज बच्चों के पास एक विजन भी है, उनकी एक सोच भी है, क्योंकि वो, मैंने कहा है कि आजकल जमाना ऐसा आ गया, वो हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया का ऐसा नेटवर्क हमारे पास है कि बच्चा जो आगे सोच रहा है उसको हेल्प करिए, बच्चे को समय दीजिए। माँ बाप से कहूंगा, उनके साथ बैठना भी चाहिए, हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए। बात सुन करके जो वो करना चाहते हैं उसके अंदर हेल्प करनी चाहिए। 2014 से पहले यश जी हमारे हरियाणा के अंदर लगभग, मुझे नहीं मालूम है, मेरे ख्याल से 200-250 स्टार्टअप होंगे। 2014 इतने होंगे, मेरे फिगर ध्यान में नहीं है। लास्ट 500 होंगे अगर हुए तो, पर 200-250 मेरे को ऐसा लग रहा है कि 200-250 2014 से पहले स्टार्टअप थे। आज इन 12 वर्षों के अंदर हरियाणा में 12,500 स्टार्टअप हैं, 12,500। और 12,500 में से यश जी 17 यूनिकॉर्न में तब्दील हो गए हैं। 17 स्टार्टअप यूनिकॉर्न में गए हैं, जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, यूनिकॉर्न के अंदर तब्दील हुआ है। और आपके सामने है, ये इसी से आप अंतर लगाइए कि देश किस गति से बदला है। मैं यूथ से भी ये कहना चाहूंगा, अच्छी बात है कि आप जो सोचा है, आप नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। एक तो नौकरी खोजता है, स्टार्टअप्स के अंदर तो आप नौकरी देने वाले बनते हैं। ये आपने स्टार्टअप शुरू किया यश जी, कितने 2000 बच्चे कितने लगे हुए इसमें आपके पूरे? लगभग 2000 सर। 2000 अभी बता रहे थे ना, मैं सुन रहा था। 2000 के करीब में आपने युवाओं को रोजगार दिया है, स्टार्टअप शुरू किया। ये प्रेरणा है जी। और मैं तो स्टार्टअप्स को बुलाता भी हूं, और उसके लिए हमने स्टार्टअप्स पॉलिसी भी बनाई है। स्टार्टअप्स पॉलिसी के साथ बच्चों को किसी प्रकार की अपना काम खड़ा करने में समस्या भी ना आए। अभी हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारे वाइस चांसलर बैठे हैं, अभी बुलाया भी था। मैंने पिछले बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि बच्चे अगर हमारे यूनिवर्सिटी विषय के ऊपर रिसर्च करती है तो उसको हम 20 करोड़ रुपए का वो फंड मैंने अलॉट किया था। सभी यूनिवर्सिटियों को वो मैंने जारी भी किया है, ताकि बच्चे हमारे रिसर्च करें, नई नई चीज के ऊपर रिसर्च करें। और नई चीज पे रिसर्च करेंगे। लगभग मेरे पास 600-700-800 के करीब एप्लीकेशनें फाइनल हुई है। काफी एप्लीकेशनें, सुझाव लोग बच्चों के आए थे कि हम इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, इस पे रिसर्च करना चाहते हैं। बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी के पास आई है, और उनमें से जो भी मान ले उसका प्रोडक्ट बनता है या कोई आइटम बनती है रिसर्च करने के बाद, जिसका समाज को लाभ होता है, तो वो हमारे यूथ को भी उसका लाभ मिलेगा। हम उसके ऊपर भी गति से काम कर रहे हैं ताकि हमारे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा सके। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक की योजना चलाई जी। मुद्रा बैंक के माध्यम से कि यूथ को अगर वो अपना काम करना चाहता है तो उसको पैसे की दिक्कत ना आए, उसको आगे बढ़ाया जा सके मुद्रा बैंक योजना के तहत। और उसका भी बहुत बड़ा बजट मुद्रा बैंक के तहत यूथ को पहुंचाने का काम किया है। देश भर के अंदर अगर हम बात करें 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं देश के अंदर जी। तो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, और सरकार पीछे खड़ी है यूथ के जी। क्यों आगे बढ़े, कितना आगे जाए तो सरकार पीछे से पूरा सपोर्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूं यूथ को कि अगर आपको कोई बात है, कोई विषय है, मेरे को आकर के मिल सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं आकर के,
हम आपकी कहाँ हेल्प कर सकते हैं? हमारे अधिकारी लगे रहते हैं, अधिकारी हमारे यूथ को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके अंदर हमने हर यूनिवर्सिटीज के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स खोला है ताकि हमारे यूथ को वहां पर भी यूनिवर्सिटी के अंदर उन सब विषयों की जानकारी मिल सके, ताकि वो अपने विजन को, अपने योजना को आगे बढ़ा सके। उसको लेकर के हम निरंतर लगातार यूथ की हेल्प करते रहते हैं। और भी अगर कोई बैंक से कहीं हेल्प की जरूरत होती है वो भी करवाने का काम हम करते हैं। बहुत सुंदर सर। आई थिंक अब एक और प्रश्न लेते हैं सर यंगस्टर से। हरियाणा पर सवाल है, हरियाणा की बेटी का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रियाना शर्मा मास्टर्स यूनियन से, अगर आप प्लीज अपना सवाल पूछें। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते जी। मैं प्रियाना हूँ, मास्टर्स यूनियन की छात्र, और मैं सवरा बना रही हूँ। ये सावित्रीबाई फूले से प्रेरित एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत की पहली स्त्री शिक्षक थी। मेरा प्लेटफॉर्म आज 8000 से भी ज्यादा शिक्षक का महीने में 30 घंटे से ज्यादा समय बचाता है और छात्रों को एआई के जरिए से मदद करता है उनके लिए लर्निंग पर्सनलाइज करने में। मेरा आपसे ये सवाल है कि आज के दिन में हरियाणा के किसी गांव के कोने में एक 19 साल की लड़की, मेरे उम्र जितनी, जिसके पास आइडिया तो बहुत अच्छा है पर ना ही पैसे है और ना ही उसके घर वाले उस पर यकीन करते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आज? बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आइडिया आपके पास है। मैंने अभी जिक्र किया है कि हमने यूनिवर्सिटीज के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हैं और सरकार को आप अगर अपना आइडिया भेजते हैं, उनको बिल्कुल फाइंड आउट होते हैं, चेक होते हैं, और चेक होकर के उसके ऊपर अच्छे जो आइडियाज हैं कि उसके अंदर बच्चा आगे बढ़ सकता है, उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास वो सरकार करती है। उसकी हर तरीके से हेल्प भी युवा की करते हैं ताकि उसके आइडिया को आगे बढ़ाया जा सके, उसको मार्केट में पहुंचाया जा सके। आप देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसकी बात करी थी और उसके बाद हमने उसको आगे बढ़ाया है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, कि हमारे ब्लॉक की एक पहचान होनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं हमारे यूथ का आइडिया होता है। कोई व्यक्ति अपना एक प्रोडक्ट खड़ा करता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट देना, उस प्रोडक्ट की पहचान बनाना, वो सरकार उसके अंदर पूरा सहयोग करती है। और अगर पैसे की भी हमारे यूथ को उस आइडिया के लिए जरूरत है तो हम उसके अंदर भी उसका सहयोग करते हैं। उसके लिए भी हम उसको पीछे नहीं रहने देते कि ताकि वो आगे उसके अंदर बढ़ सके। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले दिनों हमने, जैसे कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है, पिछले दिनों की बात है, यहीं गुरुग्राम के अंदर मैंने जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको और स्टार्टअप्स को ज्वाइंट मीटिंग किया था कि जो हमारा स्टार्टअप है वो कुछ करना चाहता है, उसको कोई आइडिया की जरूरत है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें। हमने इसको लेकर के अब जो हमारी ITIs हैं, पॉलिटेक्निकल हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ भी हमने जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कहा है कि आप एक एक ITI को अडॉप्ट कीजिए। अडॉप्ट भी किया है उन्होंने, MOU साइन हुआ है, ताकि वहां पर वो उन बच्चों को सिखा भी सके और फिर उनको प्लेसमेंट भी दे सके। एक वर्कर के तौर पे नहीं, सहयोगी के तौर पर उसके साथ काम करने का उसको स्किल, मैन पावर भी मिलती है और आगे वो बढ़ता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को, उसके आइडियाज को आगे बढ़ाने का काम करें और लगातार अगर जब आप एप्लीकेशन कोई देंगे तो उसको हम जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपको पीछे न, और आपकी हर कदम के ऊपर हेल्प करेंगे, सरकार हेल्प। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं चाहूंगी मुझ जैसी और लड़कियां हरियाणा से और ऊपर आए और ऐसे मंचों पे आ पाए आपकी मदद के कारण। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर। आई थिंक बस मैं, क्योंकि मेरे ये ऐप पर देख रहा हूं कि जब से मैंने आपसे जनता के प्रश्न पूछने शुरू करे हैं तब से ये फ्लड हो गया है, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैं अपने प्रश्नों को थोड़ा सा रोककर मैं चाहूंगा कि मैं पहले स्टूडेंट्स के प्रश्नों को महत्व दूं। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा भूपेश स्किल यूनिवर्सिटी से, अगर आप प्लीज अपना प्रश्न पूछें। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। नमस्कार सर, मैं भूपेश श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का छात्र। तो सर,
जैसा कि हरियाणा का लड़का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाता है और मेरे को गर्व होता है कि हरियाणा का वो लड़का, वो युवती उस मेडल को लाने के बाद भी हमारा जो हरियाणा है उसमें 2% की आबादी होने के बाद भारत की, वह युवा जो आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेता है। मेरा सवाल उससे नहीं है, मेरा सवाल है कि वो जो पैटर्न आता है, वो रास्ता जो आता है कि वो विद्यार्थी कैसे कैसे आगे बढ़ता है उस खेल में, उस मेडल को लाने में, वो सफर वो कैसे तय होता है। उस सफर में जो कोच लगते हैं, वो जो मैदान लगता है, जो शिक्षक लगते हैं, वे सब कैसे खड़ा हुआ सर? थैंक यू भूपेश जी, आपने अच्छा सवाल किया है, मैं आपको बधाई देता हूं और आपके माध्यम से मैं अपने हरियाणा के उस यूथ को भी बधाई देता हूं जिन्होंने, हरियाणा के यूथ ने भारत का नाम तो ऊंचा किया है, पूरे विश्व के अंदर तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भूपेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था पदक लाओ पद पाओ, ये नीति थी। देखिए, एक अगर युवा मेडल लेकर के आ रहा है, वो मेडल मुझे दिख रहा है कि अच्छा है कि मेडल लेकर के आया है, परंतु मेडल कैसे लेकर के आया, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए। व्यक्ति विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, कैसे छू रहा है, हमें उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। एक मेडल लाने के लिए कितना पसीना बहाता है युवा, कितनी कठोर मेहनत करता है, हर चीज का ध्यान रखता है जी, हर चीज का ध्यान। वो यहां तक ध्यान रखता है कि मेरा वेट भी ग्राम भी ना बढ़ सके, यहां तक ध्यान रखता है, इतनी मेहनत करता है वो। और सरकार का दायित्व है, मुझे खुशी है कि आज हमारे हरियाणा के युवा जो मेडल लेकर के आ रहे हैं, उसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो खेल नीति थी, खेलो इंडिया जो उन्होंने कहा, और उसके ऊपर हमने काम किया। मैंने कहा है कि एक समय था कि पदक लाओ और पद पाओ, बस 2 शब्द थे। मैंने एक दिन प्रेस में बोल दिया, जब ये हमारे युवा मेडल लेके आए, तो मेरे को कहने लगे विपक्ष के कुछ लोग, कहा जी पॉलिसी पड़ी नहीं है मुख्यमंत्री तक। मैं कहा भाई तय पड़ा है, दे मेरे को, क्या थी तेरी पॉलिसी, हमें बता दो। परंतु 0 ग्राउंड से बच्चे को तैयार करना, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, जहां बच्चे खेलते हैं उनको खेलों का सामान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिलना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम हमारे जो खेल स्टेडियम है, लगातार आप लोग देख रहे हैं, खेल स्टेडियमों को मजबूत कर रहे हैं, नए खड़े हो रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं उनके लिए कोचों की जो व्यवस्था आपने कही है। और जब हम खेल नर्सरियां हमने हरियाणा के अंदर खोली हैं जी, लगभग 1400, 1450, 1500 खेल नर्सरियां हरियाणा में चल रही हैं। 40,000 के करीब बच्चे उसके अंदर, खेल नर्सरी के अंदर, वो अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बच्चा 8 साल से लेकर के 14 साल तक है, उसको हम स्टाइफंड के रूप में 1500 रुपए दे रहे हैं। जो बच्चा 15 से लेकर के 19 साल तक है, उसको 2000 रुपए दे रहे हैं। अगर बच्चा हॉस्टल में रह करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको डाइट का भी 500 रुपए दे रहे हैं। ये सिस्टम अगर खड़ा हुआ है तो उसका परिणाम है कि मजबूत जो खेल नीति बनी है, उसका ये परिणाम है कि जब खेल होते हैं, अभी आपने देखा है जब ये गेम हुए 13 मेडल आए, 13 में से हमारे 7 मेडल हरियाणा का युवा लेकर के आया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये बहुत गोल्ड मेडल के अंदर बड़ी संख्या हमारा यूथ लेकर के आया है, और इसका मेन कारण है कि यूथ को वो सुविधा उपलब्ध कराना। हम उसकी तरफ भी ध्यान करते हैं कि वो गलत रास्ते पे न चला जाए, उसका भी ध्यान रखते हैं।
और उसको आगे बढ़ाने का काम, चाहे कोचेज की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी अगर कोच की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी उपलब्ध कराने का काम हम करते हैं। और लगातार हम आगे जो 2036 का ओलंपिक का खेल भारत के अंदर होगा तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम इस प्रकार का अपना युवा खड़ा करेंगे जिससे कि हरियाणा जब मेडलों की संख्या होगी तो सबसे ज्यादा अगर संख्या आएगी तो हरियाणा से आएगी। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम उसके ऊपर नहीं छोड़ा यूथ को कि पदक लाओ और पद पाओ। हम सरकार के अंदर नौकरी देने का भी लगभग 250 ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी है, कैश प्राइज दिया है, लगभग 750 करोड़ रुपया इन पिछले ये 12 वर्षों के अंदर हमने खिलाड़ियों को उनके ऊपर खर्च करने को, उनको देने का काम किया है, जो हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, ताकि और बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। मैंने कहा है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, जब तालियां बजती हैं तो तालियां उसकी मेहनत को बजती हैं, गोल्ड मेडल को नहीं, जो उसने पसीना बहाया है और पसीना बहा करके वो मेडल देश के नाम लेकर के आया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार उसके ऊपर गति से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल मैं जनता से लूंगा, यूथ से लूंगा, उसके बाद मैं आप बिकॉज मुझे पता है आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है और मैं बहुत आभारी हूं कि आपने हम सब युवाओं के लिए अपना समय निकाला और इतना सारा समय निकाला इनफैक्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मृणाल चौधरी फ्रॉम मानव रचना, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम मृणाल चौधरी है। मैं मानव रचना बीटेक 3rd ईयर का छात्र हूं। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि लोगों को मंच दिखता है, लोगों को मालाएं दिखती हैं, लोगों को काफिला दिखता है, पर इसकी दूसरी तरफ किसी को नहीं दिखती। तो एक मुख्यमंत्री का चुनौती भरा दिन कैसा होता है? मुख्यमंत्री के सामने तो रोज ही चुनौतियां चुनौतियां भरा जीवन शुरू हुआ, सवेरी शाम तक चुनौतियां ही चुनौतियां। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। अभी भूपेश ने क्वेश्चन पूछा था मेरे को कि गोल्ड मेडल लेकर के आता है, गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, परंतु उसकी जो मेहनत है उसके पीछे की, वो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। उसका माँ बाप जानता होगा, उसके परिवार के, उसके नजदीक के लोग जानते होंगे कि इसने क्या मेहनत किया है, या उसका कोच जानता होगा कि उसने क्या मेहनत किया है। देखिए जी, जब व्यक्ति मेहनत करता है तभी वो ऊंचाइयों को छूता है और मेहनत से ही ऊपर उठता है। ये बहुत हर क्षेत्र के अंदर जी, हर क्षेत्र के अंदर चुनौती भी है, मेहनत भी है, परंतु कहीं ये वो मेहनत दिखाई नहीं देती जी। लोगों की, आपकी बात ठीक है कि उसको दिखाई देता है कि ये सिक्योरिटी के अंदर है, सिक्योरिटी के अंदर भी होना एक बड़ी चुनौती है, हम आपको नहीं मिल सकते, ये बड़ी दिक्कत है हमारे लिए एकदम, क्योंकि उनकी भी जिम्मेवारी है, वो भी रोकने का काम करते हैं। परंतु हर चीज के अंदर ये हमारे लिए चुनौती है। एक चुनौती मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी हमारे सामने क्या थी कि हमारे यहां बच्चा जो पढ़ता था, मेहनत करता था, परंतु जब रिजल्ट आता था तो वो पीछे रह जाता था। एक बड़ी ये कुरीति भी थी और ये चुनौती भी थी और ये बच्चे की मेहनत का भी था। आप देखिए कि बच्चे ने बड़ी मेहनत की, पढ़ा, नौकरी नहीं लगी, टेस्ट क्लियर कर लिया, उसको पता है कि मेरा फर्स्ट आया हूं मैं, उसको ये भी पता है। मेरे को 2014 के बाद जब मैं मंत्री बना, बहुत सारे यूथ इस प्रकार के मिलने के लिए आए, अलग अलग समय के अंदर, कहने लगे जी हमने तो आस ही छोड़ दी थी, परंतु कहा ये आपकी सरकार आई, 4 बार मैंने टेस्ट दिया, चारों बार कहा मैं नौकरी नहीं लग गया, कोई और लग गया, मैं नंबर 1 के ऊपर आता था।
कहा आपकी सरकार आएगी जी। मैंने सोचा भी मेरा अंतिम समय रह गया, मैं तो कहा आस ही छोड़ दी थी भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा जब आपकी सरकार आई तो मैंने फिर टेस्ट दे दिया भी लब ये लास्ट आ देख ले भी क्या होगा। कहा जब रिजल्ट आया सबसे पहला मेरा नाम आएगा, सबसे पहला मेरा नाम आया उसके अंदर। ये एक चुनौती है जी, और वो बच्चे की मेहनत है। बच्चे की जो मेहनत है उस चुनौती को हमने स्वीकार किया कि बच्चे की मेहनत को हम पीछे नहीं रहने देंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है आज हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के एक वातावरण खड़ा हो गया। ये विश्वास है मेरे युवा का, उसको पता है युवा को कि भाई नौकरी ये अब सिफारिश से नहीं, किसी विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री के पास जाने से नहीं मिलेगी। अब तो मुझे मेहनत से ही ये नौकरी मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और आगे मैं उसके अंदर बढ़ूंगा। ये हमने उसके विश्वास को जगाया, उसके माँ बाप के विश्वास को जगाया है। ये मेहनत है, परंतु उस बच्चे की मेहनत को कोई देखता नहीं कि उसने कितनी मेहनत की है। जब वो मेहनत करता है तभी वो ऊपर आता है, और उसको आगे बढ़ाना ये सरकार का दायित्व है। हम देखते हैं कि इसके पीछे बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं हमारे जीवन में, परंतु उन सब चुनौतियों को आगे बढ़ाते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो सहयोग और आशीर्वाद मिलता है वो जन का आशीर्वाद मिलता है। जब जन का आशीर्वाद होता है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद जी। बहुत थैंक यू सो मच माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमें इतना समय दिया। मेरे पास प्रश्न बहुत सारे हैं, युवाओं के पास प्रश्न बहुत सारे हैं, बट मेरा मानना ये है कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इन सारे प्रश्नों को हम शायद अगले साल जब दूसरा संस्करण करेंगे इस युवा उद्यमी चौपाल का, तब आपको एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे और समय लेंगे। थैंक यू सर। एक मैं राष्ट्र आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपने जो भी हमें सीख दी, वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लगभग लाखों बच्चे इस वक्त इस आपने जो भी विचार रखे हैं उनको सुन रहे हैं। लगभग 4000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हरियाणा के अंदर लाइव इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। तो मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम हरियाणा में हैं, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणवी में अगर आप एक लाइन युवाओं के लिए कुछ बोलना चाहें, कुछ भी, तो वो। सबसे पहले तो मैं सभी युवा साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे छोरे क्या छोरियां से, छोरियां हमारी क्या छोरों से कम है क्या? हमारी छोरियां ने झंडे गाड़ दिए हैं हरियाणा के, और मैं अपने छोरों से भी कहूंगा गलत रास्ते पे नहीं जाइएगा। नशा है, ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। और अगर नशा रखना भी है तो अपने लक्ष्य का रखिए कि मैंने कहां पहुंचना है। वो लक्ष्य मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, मैं सभी यूथ से कहना चाहूंगा। नहीं तो कई प्रकार से गुमराह भी करते हैं, बोलते भी हैं। आपने जेनएच कहा है, जेनएच नहीं, मैं आज इसको कहूंगा जेनएचबी, हार्ट बीट। ये भारत की बहुत बढ़िया हार्ट बीट है। ये भारत की हार्ट बीट है, जेनएचबी। बहुत बहुत बढ़िया। आई थिंक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये एक हमारी यूथ में हम इसको स्लैंग बोलते हैं, तो जो आपने दिया है जेन एच बी, जनरेशन हार्ट बीट, तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छी दिशा है।